हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 31A, 31B, 31C। देखिए ये आर्टिकल बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है। ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो जो ये आर्टिकल है 31 के अलावा आप देखेंगे तो 19 क्लॉज 1 क्लॉज F में भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी। लेकिन बाद में उसको जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया उससे उसके द्वारा इसको अमेंड कर दिया गया। तो अब प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट में आ गया है, आर्टिकल 300A में है। ठीक है? तो ओरिजिनली अगर बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट्स था। मीन्स पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। अब जो है 6 ही हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट से जो है उसको डिलीट कर दिया गया है। 1978 में ये अमेंडमेंट हुआ था और बाद में उसको ऐड कर दिया गया है, इसको 300A में ऐड कर दिया गया, जो कि आता है पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो शुरू से ही आर्टिकल 31 जो है बहुत कंट्रोवर्सीज़ में रहा, कई अमेंडमेंट्स भी हुए, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट, 4th, 7th, 25th, 39, 40, 42 और 44 अमेंडमेंट। तो वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 44th अमेंडमेंट है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट में ही इसको जो राइट था हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया और एक लीगल राइट बना दिया गया 300A में। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। The right to property was one of the 7 fundamental rights and provided that no person shall be deprived of his property except by authority of the law। उसके बाद देखते हैं कि जो पहला अमेंडमेंट हमारा हुआ 1951 में, उसके द्वारा इंसर्ट किया जाता है आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B को इंसर्ट किया जाता है। और 31C इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में जब 25वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। तो 1971 में जब 25वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय आर्टिकल 31C को ऐड किया गया। बात कर लेते हैं आर्टिकल 31A की। तो आर्टिकल 31A जो है वो 5 कैटेगरीज़ के राइट्स की बात करता है कि 5 कैटेगरीज़ के जो ऐसे लॉ होंगे, मीन्स 5 लॉ ऐसे होंगे जो कि अगर वो आपके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहे हैं, मीन्स जो भी आर्टिकल 31 में जो 5 लॉ दिए गए हैं, डिस्कस करेंगे अभी हम। तो वो लॉ अगर आपके आर्टिकल 14 और 19 को अगर वो वॉयलेट कर रहे हैं तो भी वो चीज़ जो है मीन्स उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो इसमें क्या-क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेट जो है, अगर वो किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है या किसी भी प्रॉपर्टी को का जो मैनेजमेंट का काम है वो स्टेट ले ले लेता है अपने ऊपर, या किसी कॉर्पोरेशन को जो है वो क्या करता है कि किसी कॉर्पोरेशन का अमलगेशन कर देता है। अगर किसी 2 कॉर्पोरेशन मान लीजिए हैं वो लॉस में चल रहे हैं, उनको अगर वो स्टेट जो है वो कंबाइन कर देता है। उसके अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं या जो कॉर्पोरेट्स हैं और या जो डायरेक्टर्स हैं, उनके राइट्स को कुछ मॉडिफ़ाई कर देता है। या मीन्स जो माइनिंग लीज़ेज़ से जो माइनिंग से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें कोई मॉडिफ़िकेशन लाने की स्टेट अगर कोशिश करता है, तो ये जो होगा, अगर ये सब चीज़ें अगर आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट भी कर रही हैं, तो वो चीज़ नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक? जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, तो उसके द्वारा ये सब चीज़ें जो हैं उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द गारंटी राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। और ये भी कहा गया है इसमें कि स्टेट जो है अगर आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो ये कंपल्सरी है कि वो आपको कुछ ना कुछ जो कंपनसेशन है वो देगा। ठीक है? और वो जो कंपनसेशन है वो फेयर होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 31B की। तो आर्टिकल 31B प्रोटेक्ट करता है द एक्ट एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग द 9th शेड्यूल। तो आर्टिकल 31B जो है वो 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी लॉ बनाए जाएँगे, जो आएगा 9th शेड्यूल में, तो वो जो है अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट भी कर रही हैं, तब भी आप जो है कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। यही कहता है आर्टिकल 31B। मीन्स ऐसे एक्ट और रेगुलेशंस जो 9th शेड्यूल में आते हैं, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये अपील नहीं कर सकते कि ये हमारे ये जो लॉ हैं 9th शेड्यूल के, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये 9th शेड्यूल को जो है एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि इसके जो 9th शेड्यूल में जो लॉज़ हैं, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। और यहाँ देखेंगे कि जो आर्टिकल 31B है, उसका जो स्कोप है वो आर्टिकल 31A से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 31A केवल बात कर रहा है कुछ 5 रूल्स एंड रेगुलेशंस की। मीन्स 5 उसमें नियम केवल ऐसे दिए गए हैं जिसके बिना पे मीन्स आपका अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल जो 31B है, वो पूरे 9th शेड्यूल की बात करें, तो 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ें आएँगी, आप जो है उसके बिना आप
पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और ये नहीं कह सकते कि ये हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहा है। लेकिन एक केस हुआ, अय्यर कोयलो केस 2007 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि मान लीजिए पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है जो 9th शेड्यूल में आ रहा है, और वो हमारे अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो वायलेट कर रहा है, तो वो जो है वो लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। मीन्स जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो अ, शेड्यूल जो 9 है उस पे भी ये काम करेगा। मतलब कि जो 9वीं अनुसूची है उस पे भी ये नियम लागू होगा कि देखिए, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा हो, कोई भी लॉ अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ है 9th शेड्यूल में जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा मूलभूत ढाँचा है जो हमारे संविधान का, अगर उसको वायलेट करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आता है केशवानंद भारती केस 1973 से। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, जो हमारी पीछे की वीडियोज़ है लक्ष्मीकांत की, पॉलिटी की वीडियोज़ आप वो देख सकते हैं, समझ जाएँगे। तो केशवानंद भारती केस के टाइम में जो है 12 जजों की जो बेंच बैठी थी, उसने ये जजमेंट दिया था, तो वहीं से कॉन्सेप्ट उभरा बेसिक स्ट्रक्चर का। तो जो भी लॉ बनेंगे, मान लीजिए अगर उसको 9th शेड्यूल में पार्लियामेंट ऐड कर देता है, तो पहले तो अगर आप सपोज़ करिए कि अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेशन नहीं करते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो वायलेशन आपके फंडामेंटल राइट का कर रहे हैं, अगर 9th शेड्यूल में और हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को अगर अफ़ेक्ट कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 31 सी की। देखिए आर्टिकल 31 सी 2 प्रोविजंस की बात करता है। इट सेज दैट नो लॉ दैट सीक्स टू इम्प्लीमेंट सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39 बी एंड सी शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 और 19। मतलब देखिए ये आर्टिकल 31 सी ये कहता है कि जो डीपीएसपी में आर्टिकल 39 बी और सी में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो आर्टिकल 39 बी और सी में दिया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ बना रही है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, 19 हो, तो उसको वायलेट कर रहा है, तो भी जो है आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते उस चीज़ को लेके। Moreover, no law containing a declaration that is for giving effect to such policy shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such a policy. इसीलिए आप जो है कोर्ट में क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। अगर देखिए डीपीएसपी के आर्टिकल 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी नियम अगर बनाया जाए सरकार के द्वारा और आपके वो आर्टिकल 14 और 19 के जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट कर रहा है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में उस चीज़ को लेके आप केस नहीं कर सकते। ठीक है? तो जो आर्टिकल 31 ए, बी और सी है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्शन है। ठीक? मीन्स अगर इन तीनों चीज़ों में, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, इन तीनों चीज़ों में जो नियम दिए गए हैं, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। लेकिन बस ये चीज़ है कि अय्यर कोलियो केस जो था 2007 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन आप जो भी लॉ बनाएँगे वो हमारे बेसिक जो स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान का जो मूलभूत ढाँचा है, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, तभी वो लॉ वैलिड किया जाए होगा। अगर वो वायलेट कर रहा है तो वो जो लॉ है वो वैलिड नहीं होगा। उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज़ करके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये था आर्टिकल 31 ए, बी और सी। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।